हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट एमपीएससी नोमक्कारी में। आई होप आप सब ठीक होंगे और मस्ती भी चल रही होगी, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हमारे ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी हमारे पेपर 2014 के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और 2015 के पेपर चल रहे हैं। तो हम यहाँ पर पेपर 3 को कर रहे हैं, जिसमें से आज पार्ट बी को करेंगे। पार्ट बी के 2 क्वेश्चंस हमने पहले कंप्लीट किए हैं। आगे के क्वेश्चन आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारा ये आज का पार्ट 37 है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है संचय मुद्रा। तो संचय मुद्रा क्या होती है? अपन मुद्रा को संचित करना, मतलब मुद्रा को, धन को मुद्रा के रूप में संचित करना, ये होती है अपनी संचय मुद्रा। इससे बचत सुरक्षित होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। इसमें सामान्य क्रय शक्ति निहित होती है। तो फ्रेंड्स, जो हम मुद्रा को संचय करते हैं या संचित करते हैं, तो वो भविष्य के मध्य पुल का कार्य करती है, क्योंकि ये भविष्य में काम आती है। अगर अपन को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो भविष्य में ये संचित मुद्रा काम आती है। यह मूल्य की हानि किए बिना इसको संचित किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या है अपना? अग्रिम बैंक योजना। तो अग्रिम बैंक योजना क्या है? 1967 गार्डगिल समिति के तहत 1969 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत भारत के हर जिले में एक ऐसा बैंक जो ग्रामीण व उपनगरीय क्षेत्र में बैंकिंग सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका होगी इसकी। भारत के हर जिले में किसी एक वाणिज्यिक बैंक को नेतृत्व सौंपा जाता है कि वह बैंक बाकी बैंकों के साथ सामंजस्य करके पूरे जिले या उपनगर या ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का प्रचार प्रसार कर सके। इसके अध्ययन में देखें तो 2009 में ऊषा थोरट पैनल का गठन किया गया था। तो अग्रिम बैंक योजना को प्रभावी करने के लिए इस योजना को ऊषा थोरट पैनल का गठन किया गया था। 2013 में नचकेत मोर समिति का भी गठन किया गया था। अभी कुछ न्यू गाइडलाइंस भी हैं, तो जिसके तहत स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी स्कीम है उसको लाया गया। अभी फिलहाल हम देखते हैं तो डीबीटी लागू है। तो डीबीटी मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र। जैसे अपन देखते हैं सिलेंडर अपन मंगवाते हैं एलपीजी, तो उसको ऑर्डर करते हैं तो उसका पैसा है जो वो अपने अकाउंट में डायरेक्ट आ जाता है। तो ये न्यू गाइडलाइंस के तहत अग्रिम बैंक की योजना के तहत लाया गया है। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? शहरीकरण। तो शहरीकरण क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी निवास की ओर पलायन से संबंधित है यह। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक विकासशील राष्ट्र में 64% और विकसित राष्ट्र में 86% शहरीकरण हो जाएगा। तो शहरीकरण के तहत अपन देखते हैं तो शहरीकरण है जो वो पहली बार औद्योगिक क्रांति के दौरान उच्च आय वाले देशों में हुआ था। लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों से कारखानों में काम करने के लिए शहरी क्षेत्रों में काम करने के लिए इनको आकर्षित किया गया था। मतलब कारखानों में काम करने के लिए वो प्रेरित हुए और अपने गांव से शहर की ओर पलायित हुए। तो प्रौद्योगिकी के विकास के रूप में धक्का लगा, क्योंकि खेतों पर मशीनीकरण हुआ। आजकल कम आय वाले देशों में शहरीकरण उच्च आय वाले देशों से अधिक है। इसमें आवास समस्या भी आती है, जैसे रहने की
स्थिति खराब हो जाती है शहरीकरण में जाने से। जैसे बस्तियों में लोग रहने लगते हैं, पानी की समस्या हो जाती है, और शहरीकरण के कारण लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो वहाँ पर प्रदूषण भी फैलता है, बीमारियाँ भी होती हैं, तनाव, अलगाव, लोगों की मानसिक स्थिति खराब होने लगती है। तो शहरीकरण से कुछ ऐसी समस्याएं भी हैं। 2001 के अनुसार देखें तो 27.81% हिस्सा शहर में, 2011 में 31.16% और 2018 में 33.6% शहरीकरण है। मतलब शहरों में इतनी जनसंख्या विद्यमान है। तो फ्रेंड्स आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना आयात प्रतिस्थापन। तो आयात प्रतिस्थापन क्या होता है? तो इससे अभिप्राय है आयात की जाने वाली किसी वस्तु का कुल या आंशिक रूप से देश के कच्चे माल तथा तकनीकी ज्ञान द्वारा उत्पादित उसी प्रकार के कार्य करने वाली वस्तु द्वारा प्रतिस्थापन करने को ही आयात प्रतिस्थापन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें हम घरेलू उद्योगों को उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पर अपन ने लिखा है क्या होता है इससे, विदेशी उत्पादों को प्रतिबंधित करना। तो अपन विदेश से जो आयात होता है तो उसको प्रतिबंधित करना है कि जो घरेलू उद्योग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, और राष्ट्रीय औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देना है। इसके तहत अभी 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया था, तो वो कुछ हद तक सिद्ध होगा। तो आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, आयात प्रतिस्थापन मॉडल आया था, तो यह सरकार की रणनीति है जो निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन के बजाय घरेलू खपत के लिए स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहित कर कुछ आयातों को प्रतिस्थापित करना चाहती है। आयात पर अत्यधिक निर्भरता के कारण असंतुलन देश की अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। आयात प्रतिस्थापन का उद्देश्य क्या है वैसे? तो नौकरियों का सृजन करना, विदेशी मुद्रा की मांग को कम करना, नवाचार प्रोत्साहित करना, देश को खाद्य सुरक्षा और उच्च प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाना है। तो आयात प्रतिस्थापन मॉडल कब आया था? 1950 और 1960 के दशक में। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों में आर्थिक स्वतंत्रता व विकास को बढ़ावा देने की रणनीति के रूप में यह लोकप्रिय हो गया था। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है अपना किसान साख या ऋण पत्रिका। तो साख क्या होता है? साख होता है एक दस्तावेज जिसमें ऋणदाता कर्जदार को पैसा, माल अथवा सेवाएं भविष्य में वायदे के अनुसार वापस लौटाने के लिए देता है। तो ये साख होता है। तो इससे तात्पर्य देखें तो इससे तात्पर्य है कृषि कार्यों के लिए उपलब्ध वित्त या ऋण। तो ये जो वित्तीय ऋण है तो ये दो स्रोतों से अपन को प्राप्त होते हैं, एक संस्थागत स्रोत हो गया और गैर संस्थागत स्रोत। तो संस्थागत स्रोत के अंतर्गत अपन देखें तो संस्थागत स्रोत में जैसे सहकारी वाणिज्य बैंक हो गया, सहकारी बैंक जैसे भूमि विकास बैंक हो गया, ग्रामीण विकास बैंक हो गया, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। ये सब बैंक हैं जो, तो ये किसान साख अपन को कृषि ऋण प्रदान करते हैं। और गैर संस्थागत स्रोतों में अपन देखें तो साहूकार, महाजन, ये सब गैर संस्थागत स्रोतों के अंतर्गत आते हैं। और देखें तो इसके अंतर्गत जैसे केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 के बाद से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेवा जो है नहीं थी उस टाइम पे। 1975 में है जो ग्रामीण विकास बैंक आया है। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 मतलब 2000 के अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना ये रबी फसल से शुरू की गई थी। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, तो जो कि अपना विनिवेश। तो विनिवेश क्या होता है?
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेश कहलाती है। आमतौर पर विनिवेश एक बजट के रूप में ही देखा जाता है, जिसके तहत सरकार चयनित सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश के लिए वार्षिक लक्ष्य का निर्धारण करती है। तो जो सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां जैसे भारत कारपोरेशन लिमिटेड हो गया, शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सार्वजनिक उपक्रम की ये कंपनियां हो गई। भारत में विनिवेश की शुरुआत 1991 में हुई, जब सरकार ने कुछ भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का निर्णय लिया था। तो उस टाइम क्या हुआ था, जो कुछ चुनी हुई कंपनियां थी सार्वजनिक क्षेत्र की, तो उनका 20% हिस्सा बेचने का निर्णय लिया गया था। अपन 1993 की बात देखें तो उस टाइम रंगराजन समिति ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित सार्वजनिक इकाई में से 49% की विनिवेश तथा अन्य सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए 74% के विनिवेश का प्रस्ताव दिया था। हालांकि ये सिफारिश लागू नहीं हो सकी थी। उसके बाद देखें तो 1996 में जीवी कृष्णराव के नेतृत्व में एक गैर सांविधिक व सलाहकारी प्रकृति का विनिवेश आयोग स्थापित किया गया था तथा वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वर्ष 1999 में एक बड़े कदम के रूप में विनिवेश विभाग की स्थापना भी की गई थी। 2001 की बात करें तो अपना जो विनिवेश विभाग है तो उसका नाम बदलकर विनिवेश मंत्रालय कर दिया गया। 2004 में क्या हुआ था, तत्कालीन सरकार जो 2004 में सरकार थी, तो उसने साझे न्यूनतम कार्यक्रम के साथ ही तनावग्रस्त सार्वजनिक कंपनी को पुनर्जीवित व वाणिज्यिक स्वायत्तता प्रदान करने की घोषणा की थी। अब आते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। तो होमवर्क क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण और सेकंड है विमुद्रीकरण। तो आपको फ्रेंड्स इसके बारे में आंसर राइट करना है और कमेंट करना है। तो आज के 6 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए हो तो लाइक, कमेंट एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।